हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट क्लास के अंतर्गत। कल हमने पढ़ा था वायु प्रदूषण के बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में, और उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी सभी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जल प्रदूषण के बारे में, यानी कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में, और देखेंगे इससे होने वाले क्या रोग होते हैं, इसके क्या प्रभाव हैं, साथ ही साथ मैराइन जो हमारा पॉल्यूशन है उसके क्या कारण और प्रभाव है, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जल प्रदूषण क्या होता है। तो एक लाइन में अगर हम बात करें इसकी डिफिनीशन की, तो जल प्रदूषण यानी कि अनावश्यक पदार्थों का पानी में सम्मिलित होना। अनावश्यक पदार्थों का पानी में सम्मिलित होना जल प्रदूषण कहलाता है। यानी कोई भी जो सब्सटेंस है, जो वेस्ट सब्सटेंस है, वो अगर पानी में यहाँ पर मिलता है तो उसी का सम्मिलित होना क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। और इसके कारण की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारण हैं जल प्रदूषण के, जिनमें सबसे अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पर तो यहाँ पर है सीवेज समस्या। उसके अलावा अगर हम बात करें जो संयंत्रों से निकला, यानी जो फैक्ट्रीज है या हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से भी एक अनावश्यक जल यानी एक पूरी तरीके से जो गर्म जल है वो यहाँ पर निकाला जाता है। फिर उसे हम रिवर में हो या फिर गंगा या यमुना, बड़ी बड़ी नदियों में फिर उस जल को छोड़ा जाता है, जो कि बेहद ही हानिकारक होता है, क्योंकि कई सारे केमिकल्स उसमें शामिल होते हैं। और वो गर्म जल होता है जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। मछलियों के लिए है गर्म जल और केमिकल से मिला जल अगर फिर तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हो जाता है। उसके अलावा बात करें अगर हम तो उर्वरक का प्रयोग, यानी जो कीटनाशकों का प्रयोग, या हम कह लें उर्वरक का प्रयोग, उसके साथ ही साथ कीटनाशकों का जो हम प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, फिर क्या होता है जैसे ही बारिश हुई तो वो फिर जो जल होता है खेतों से निकल कर किसी गड्ढे वगैरह में इकट्ठा हो जाता है। और फिर उस जल को अगर कोई जानवर है वो पीता है, या वहाँ पर कोई अगर मछलियाँ हैं तो वो भी वहाँ पर पूरी तरीके से मृत हो जाती हैं। और अगर हम बात करें जो फोर्थ रीजन है वो हमारा प्लास्टिक के उत्पाद। तो अगर हम समुद्र की बात करें या रिवर्स में बात करें, जो प्लास्टिक के उत्पाद हैं वो भी हमने, जैसे जो पॉलीथीन है या अन्य जो प्लास्टिक उत्पाद हैं वो भी हम नदियों में फेंक देते हैं, लोग नदियों में फेंक देते हैं। तो उससे भी जो जल प्रदूषण है उसकी समस्या यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो ये हो गए जल प्रदूषण के कई सारे कारण। और बात करें अगर हम जल प्रदूषण के प्रभाव, और जाहिर सी बात है जब इतना ज़्यादा जल प्रदूषण होगा तो उसके प्रभाव भी घातक होने वाले। और अगर हम बात करें इसकी, तो इससे जलीय जो जीव होते हैं उनकी मृत्यु होती है, यानी मैराइन जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, समुद्र की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी बड़े पैमाने पर हानि पहुंचती है जल प्रदूषण के कारण। और उसके अलावा मृदा का जो उपजाऊपन है वो भी कम हो जाता है। मृदा का उपजाऊपन कम हो जाता है और इससे कई सारे रोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं जल प्रदूषण से, यानी दूषित जल से होने वाले बहुत सारे रोग हैं जो कि मानव शरीर में हमको देखने को मिलते हैं। और इनमें अगर मुख्यतः हम बात करें तो टाइफाइड है, डायरिया है, हैजा है, जिसे हम कॉलरा भी कहते हैं। तो टाइफाइड है, डायरिया है, हैजा है, ये सभी दूषित जल से होने वाले रोग हैं और दूषित जल से ही ये रोग फैलते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो दो काफ़ी बड़े और ख़तरनाक रोग भी हैं, जिनमें सबसे पहला है आर्सेनिकोसिस। आर्सेनिकोसिस ये जो रोग होता है ये भी वाटर पॉल्यूशन से होता है। और कैसे होता है? ये होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इन वाटर, यानी जब आर्सेनिक का जो अमाउंट है, आर्सेनिक है आपका, फ्लोरीन है, ये सभी आपके जल में पाए जाते हैं, बट जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो फिर ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इन वाटर, यानी जल में जब आर्सेनिक का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर ये जल को पूरी तरीके से जहरीला कर देता है। और जो आर्सेनिक है ये कहाँ से आता है? तो इसके जो सोर्स हैं जैसे चट्टानों से, उसके अलावा कीटनाशक हो गए, आपके उर्वरक हो गए, इनमें आर्सेनिक होता है। तो वही आर्सेनिक फिर जल में घुल जाता है और ये हमारे लिए घातक हो जाता है। और अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर, जो कि हम भूमिगत जल है जिसका यूज हम पीने में करते हैं, तो भूमिगत जल में अगर हम बात करें तो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, इससे अगर कम है यानी कम आर्सेनिक की मात्रा है तो फिर ये हमारे लिए नॉर्मल जल है, यानी ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। बट अगर इससे अधिक इसकी मात्रा होती है तो वो हो जाएगा हमारा प्रदूषित जल।
अगर इसकी मात्रा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर में अगर ज़्यादा होती है तो फिर ये हमारे लिए प्रदूषित जल हो जाएगा और इसके इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी घातक होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से स्किन पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन पर काले धब्बे, उसके अलावा स्किन पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और यहाँ तक कि स्किन कैंसर तक का जो खतरा है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है और अंगों की जो क्रिया है वो यहाँ पर कम हो जाती है। ये इफ़ेक्ट होते हैं आर्सेनिकोसिस रोग के। अब हम बात करें अगले रोग के बारे में, तो अगला रोग है फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस जो रोग है ये फ्लोरीन की अधिक मात्रा जल में जब हो जाती है तो ये भी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होता है, फ्लोरीन की अधिक मात्रा। और यहाँ पर अगर हम बात करें अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल में, अगर इसकी मात्रा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक हो जाती है, क्योंकि कुछ मात्रा में तो ये जो तत्व हैं या आर्सेनिक हम बात करें या फ्लोरीन बात करें तो ये जल में वैसे भी पाए जाते हैं, बट इनकी कम मात्रा हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती। बट जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये हमारे लिए हो जाता है प्रदूषित जल। और इसकी जब अधिकता हो जाएगी, मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर ये, वैसे अगर हम नॉर्मल मात्रा में बात करें तो जो फ्लोरीन होता है हमारे दांतों में भी पाया जाता है, यानी इनेमल का संरक्षण करता है फ्लोरीन, यानी हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। बट जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है जल में तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। और इससे क्या हो जाते हैं, जो टीथ हैं यानी जो दांत हैं वो यहाँ पर पीले हो जाते हैं, दांतों पर धब्बे बन जाते हैं। ये फ्लोरीन की अधिकता में ही देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कहीं का जब अगर जल खराब होता है तो वहाँ के जो लोग होंगे उनके दांतों का कलर यहाँ पर थोड़ा सा पीला हो जाता है और दांतों पर धब्बे बन जाते हैं। तो ये पानी की कमी से ही होता है, यानी दूषित जल से ही होता है। उसके अलावा जो हड्डी है वो भी कमज़ोर हो जाती है, हड्डी यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है। उसके अलावा हड्डियाँ मुड़ना भी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट हैं ये देखने को मिलते हैं दूषित जल से होने वाले रोगों में। आगे अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर आता है सागरीय प्रदूषण। तो देखिए वाटर पॉल्यूशन और मैराइन पॉल्यूशन दोनों को हमने इसीलिए एक साथ लिया है क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर वो बड़े पैमाने में जल प्रदूषण है तो सागर एक बड़ी वाटर बॉडी होती है, तो वहाँ पर भी जो प्रदूषण होता है फिर उसे हम सागरीय प्रदूषण की कैटेगरी में रखते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सागरीय प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर हमको देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े महासागर भी यहाँ पर दूषित हो रहे हैं, जिनसे जो मैराइन बायोडाइवर्सिटी है, यानी क्योंकि समुद्र में कई सारे जीव पाए जाते हैं, समुद्र में भी अपना एक अलग जीवन है, तो वो यहाँ पर देखने को, क्योंकि हमारे लिए जो महासागर हैं वो एक बड़े संसाधन के रूप में काम आते हैं। महासागरों से क्योंकि हम कई सारे प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, साल्ट है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी हमको तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है जो कि समुद्र किनारे स्थित होते हैं। उसके अलावा फिशेज हैं, बहुत सारा सी फूड है, ये हमको यहाँ से प्राप्त होता है। तो महासागर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर साबित हो जाते हैं। और महासागर संसाधनों का दोहन करना प्रत्येक देश के लिए एक समस्या भी बनी हुई है, क्योंकि अगर जैसे हम पेट्रोलियम निकाल रहे हैं या कुछ, तो हम ज़रूर वहाँ पर कुछ न कुछ प्रदूषक उसमें मिला ज़रूर देंगे, और ये वहाँ की वनस्पति है, वहाँ की जीवधारी है, उनको ये जो प्रदूषण होता है वो इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि जितना आप वहाँ पर वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषण बढ़ना है। तो अगर हम बात करें इसके जो प्रमुख कारण की, अगर हम बात करें सागरीय प्रदूषण की, तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर आता है तेल का रिसाव। अब देखिए ये जो तेल होता है यानी जो पेट्रोलियम होता है ये भी हम वहीं से प्राप्त करते हैं, महासागर से। अधिकतम तेल के भंडार जो हैं वो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यहाँ से हम तेल का खनन करते हैं। बट क्या होता है, कभी कभी जैसे कुछ भी अगर हमसे मिस्टेक हुई और ये जो तेल होता है ये अगर जल की सतह पर फैल गया, तेल होता है ये जल की सतह पर जैसे ही फैल गया तो फिर इससे क्या होता है, सतह पर फैल जाता है, ये पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी वहाँ पर कम हो जाती है। यानी जो पृष्ठ तनाव है वो वहाँ पर कम हो जाएगा और ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, जिससे जो जीव हैं वो यहाँ पर डूबना शुरू हो जाते हैं। जो समुद्री जीव हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो डूबने लगते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, और एक बड़े पैमाने पर जो हानि है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप डेली लाइफ से भी ले सकते हैं। देखिए कहीं पर जैसे ही जल जमा होता है और वहाँ पर मच्छर पनपते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर अन्य कोई पेट्रोल है या हम वहाँ पर मिट्टी का तेल
यहाँ पर डाल देते हैं उस जल में, तो क्या होता है उस जल पर एक परत सी जम जाती है और जो सारे मच्छर होते हैं वो वहाँ पर मर जाते हैं, यानी क्योंकि वहाँ पर यही क्रिया होती है, पृष्ठ तनाव वहाँ पर भी कम हो जाता है और सभी जो जीव हैं यानी हम ये कह लें जो मच्छर होते हैं वो डूबना शुरू हो जाते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारा मैराइन में। अगर तेल का रिसाव होता है, जल की सतह पर तेल फैलता है तो पृष्ठ तनाव कम होगा और सभी जीव यहाँ पर डूबना शुरू कर देंगे। और कई सारे इंसिडेंट भी हमको देखने को मिले अभी 2020 के दौरान। रसिया में भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर तेल रिसाव हुआ और जो समुद्र में फैलने लगा, फिर बहुत सारे जीव यहाँ पर मारे गए। तो कई सारे इंसिडेंट बीच बीच में हमको देखने को मिलते रहते हैं जहाँ पर तेल का रिसाव हो जाता है। जैसे कोई अभी एक शिप वाला भी हमने देखा था इंसिडेंट। एक शिप जा रहा था, फिर वो शिप यानी पेट्रोलियम से लदा हुआ था और वो शिप फिर डूबने लगा, उसमें आग लग गई, तो उससे भी एक बड़े पैमाने पर जो पेट्रोलियम है वो वहाँ पर फैल गया और काफ़ी सारी हानि हुई, कई सारे जीव जंतु वहाँ पर मारे गए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये कॉज होते हैं, यही इफ़ेक्ट होते हैं, इसके हमको जो देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा एक मेजर कारण है यानी जो मेजर प्रभाव है वो हम ये कह लें महासागरों में प्लास्टिक का संग्रहण। तो जैसे जो हमारे बीच हैं जहाँ पर लोग मस्ती करने के लिए जाते हैं बीच में, और वहाँ पर वो एक बड़े पैमाने पर प्लास्टिक वहाँ पर फेंक देते हैं, प्लास्टिक जमा कर देते हैं, जिससे भी जो महासागर हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं पूरी तरीके से दूषित हो जाते हैं। प्लास्टिक उत्पादन रिवर्स कैनाल के माध्यम से जो बोटल्स हैं, फिश नेट है, पॉलीथीन है, ये सभी वहाँ पर समुद्र में ही जाते हैं। अगर हम बात करें बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, चाइना, ये सभी क्या करते हैं बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं और फिर रिवर्स कैनाल के माध्यम से ओशियन में यहाँ पर पहुँचा देते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो लगभग 8 लाख टन ओशियन में अभी एक डाटा आया था जिसके द्वारा प्लास्टिक वहाँ पर जमा कर दी जाती है। तो ये क्या होता है जब बहुत सारी प्लास्टिक होती है तो ये एक पैच बना लेती है, यानी बहुत सारी जो प्लास्टिक होते हैं एक पैच का यहाँ पर निर्माण कर लेती है, एक प्लास्टिक का पैच बन जाता है वहाँ पर, यानी जब लार्ज अमाउंट में वहाँ पर प्लास्टिक इकट्ठा होती है। और फिर इसमें क्या होता है, इसमें पड़ती है सनलाइट। इस पैच पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये कन्वर्ट इनटू माइक्रो प्लास्टिक। तो ये जो सभी तत्व होते हैं ये माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इंटर फूड चेन, और ये जो माइक्रो प्लास्टिक होती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं, ये फिर मछलियों के अंदर जाते हैं, मछली को फिर जो खाता है वो फिर इसमें उसके अंदर जाते हैं, यानी पूरी फूड चेन को ये पॉल्यूटेड करते हैं जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं। उसके अलावा जो पैच होते हैं इनमें बहुत सारे जलीय जीव भी फंस जाते हैं, जैसे कछुए हैं, वो सभी इसमें फंस जाते हैं, फिर वो निकल नहीं पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पैच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, जो पूरी फूड चेन को प्रभावित करता है। और इसके लिए अब कई सारे उपाय करने भी शुरू हो गए हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो एक वैश्विक स्तर पर प्रयास किया गया 1981 में अगर हम बात करें 1981 में यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया। और ये प्रयास किस लिए किया गया, एक पर्यावरण अध्ययन संघ की स्थापना की गई। पर्यावरण अध्ययन संघ की स्थापना, पर्यावरण अध्ययन संघ की स्थापना की गई कब, 1981 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ये है डेनमार्क में। और इसके द्वारा एक मिशन शुरू किया गया कि तटों के लिए ब्लू फ्लैग टैग दिया जाएगा। ये एक टैग होता है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ब्लू फ्लैग टैग देने की घोषणा की गई इस संघ के द्वारा, जिसके तहत क्या होगा, ऐसे तट जो प्रदूषण रहित हैं, जैव विविधता युक्त हैं, उन तटों को चिन्हित किया जाएगा और वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। सबसे अधिक अगर हम जो बात करें ब्लू फ्लैग टैग जो तट हैं वो कहाँ पर हैं, वो हैं स्वीडन में। और अगर हम बात करें भारत में तो भारत में 12 समुद्री तट ऐसे हैं जिनको ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है, यानी वो पूरी तरीके से प्रदूषण रहित है, जैव विविधता युक्त है। ये कुछ प्रयास हैं जो वैश्विक स्तर पर किए गए हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी वाटर पॉल्यूशन।